दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली धमाका यानी भारत के दिल पर धमाका हुआ है और कह रहे हैं कि 11 लोगों की मौत, 24 घायल। आखिर क्या है प्रतिक्रिया मानी प्रधानमंत्री की और क्या मिली है बड़ी सफलता और सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं। उसके साथ 8वें वेतन आयोग में पेंशनों की अनदेखी पड़ेगी भारी और आईएएस आईपीएस लॉबी बिल्कुल मुखर हो गई है, पीएमओ ऑफिस में लगाई है गुहार। उसके बाद करूंगा पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों में हुआ है बदलाव, पेंशन मंत्रालय का लेटर और नेताओं को सबक सिखाने के लिए जनता ने पकड़ लिया है माइक। पूछे जा रहे हैं सवाल और भड़क रहे हैं नेता, यानी नेता की कथनी करनी करतूत और चरित्र का आप ये वीडियो देख करके आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही किया इनके साथ। और कहा है कि यदि आप एक नेता बनना चाहते हो तो 4 कौन से गुण चाहिए। ये नेता कह रहा है कि 4 कौन से गुण चाहिए आपको देखना होगा। सबसे पहले बात करूंगा दिल्ली की। कल शाम को 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास चलती कार I-20 में धमाका होता है और धमाके से अफरा तफरी हो जाती है और इतना जोरदार धमाका होता है कि आप ये वीडियो देख सकते हो। उसके साथ कहा जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, 24 से ज्यादा घायल हो गए और ये एक आतंकी हमला है। अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। आतंकी हमला इसके तार यानी वो गाड़ी किसकी थी, उसके मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया गया और सलमान ने ये गाड़ी पुलवामा के तारिक को बेची, तारिक को हिरासत में ले लिया गया है और अब आगे की जांच चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहा है जनरल बख्शी साहब ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सुना मैंने 37 साल नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। चल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? और इनको लात लगानी पड़ेगी। ये इतिहास से आप नहीं सीख पा रहे हो। इतने आपको सभ्य और नरम बनने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही आप देख सकते हो खुफिया एजेंसी में काम करने वाले लोग करें, एक सैनिक अपना बलिदान दे सकता है उन दुश्मनों के लिए जो देश के बाहर बैठे, देश के अंदर के दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यार इस देश का सोल्जर अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे देना, बॉर्डरों को बिल्कुल सेफ करे, तब भी हम सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदिल अहमद या शकील जैसे डॉक्टर इस देश में मौजूद हैं, तो हमें पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप इन्हें क्या कहोगे यार? आतंकवादी। यार आतंकवादी मेरी नजर में वो है जो पाकिस्तान की धरती से यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचाता है। ये तो हमारे लोग थे ना, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, इसी धरती में पैदा हुए और हमारे लोगों को मार रहे हैं यार। हमारे बॉर्डर सेफ हैं, RDX जैसा एक्सप्लोजिव नहीं आ पा रहा इस देश के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार हम यहीं से केमिकल इकट्ठा करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट लाएंगे और सेम धमाका करेंगे जो RDX देता है। बिल्कुल सही है यार। 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जितना 1000 kg RDX जो धमाका कर सकता है ना किसी भी देश के अंदर, वो ये अमोनियम नाइट्रेट कर सकता है यार। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है यार। एक तो वो लोग हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं इस देश के लिए, और एक ये लोग जो हमारी धरती पर रहकर यहीं के मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यार। और आप देख सकते हो कितनी कठोर और कड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। हाँ जी दोस्तों, आईपीएस लॉबी और आप देख सकते हो RS गुप्ता, JK खन्ना पुलिस महानिदेशक रहे, उन्होंने कहा है सरकार को आड़े हाथों लिया है। पीएमओ ऑफिस में लिखा है आखिर ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ये कौन सा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, कौन सी अधिसूचना है जो आपने 3 तारीख को निकाली है, इसमें क्यों पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, क्यों 69 लाख पेंशनर को क्या 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित किया जा रहा, क्या है आपकी साजिश। और ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 7वें वेतन से अलग है, 6वें से अलग है, इसमें इस तरीके को लेकर उन्होंने, जैसा कि कितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार वित्त मंत्री राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे जा रहे हैं कि ये क्या है तमाशा। और ऐसा ही अब एक बहुत बड़ी लॉबी इन्होंने कहा है
8CPC के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर उन्होंने कहा है, आईपीएस अफसर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने कहा है 26 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं और 3 नवंबर 2025 को जो राजपत्र अधिसूचना के द्वारा 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित किया गया, उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार ने जो वर्ड यूज किए हैं, सरकार ने जो शब्दावली यूज की है, उससे ऐसा लग रहा है कि पेंशन अपने अधिकार, पेंशनर के अधिकारों का हनन हो रहा है। और उन्होंने कहा है पेंशन भोगी मौजूदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को नकारात्मक बता रहे हैं। उन्होंने कहा है ये हमारे खून पसीने का हिस्सा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पेंशनर का हक है, यह ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि सीधे सीधे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनरों को शामिल किया जाए, उसमें सीधा सीधा अमेंड किया जाए। ऐसा संशोधन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में सभी मौजूदा पेंशन भोगियों को उचित रूप से शामिल करने की पुष्टि करता है तथा संवैधानिक निष्पक्षता, न्यायिक स्पष्टता, शासन की मानवीय परंपराओं को कायम रखेगा और आप इसमें बदलाव करिए, ये सरकार के सामने रखा गया है। अब यहां पर आप देख सकते हो पीएमओ ऑफिस में नेम ऑफ कंप्लेंट जेके खन्ना आईपीएस ने की है और ये 7/11/2015 को की है। रिसीव्ड बाय पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने किया है। ग्रेवेंस में लिखा है अटैच द रिप्रेजेंटेशन बिहाफ ऑफ द फॉरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस अफसर सो एंड सो present all officer all rank of IPS 26 state regarding certain concern of the terms of reference in 8th pay commission notified by government so and so। और ये इन्होंने अपना दुख और अपनी जो चीजें हैं सामने रखी कि ऐसा मत करिए, इसको बदलाव जरूर करें। इसके साथ ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आगे पेंशन और ग्रेचुटी के नियमों में क्या बदलाव। साथ ही सेना के अधिकारी इस चीज को पोस्ट करके कह रहे हैं क्या सेना के अधिकारी भी कोई ज्ञापन देंगे, क्या सेना के लोग 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रतिक्रिया देंगे, क्या कोई आंदोलन करेंगे, क्या उनका कोई चिट्ठी लिखेंगे। बिल्कुल। और कर्नल मुकुल साहब अपने ट्वीट पे कहते हैं कि सेना के अधिकारियों को भी जाग जाना चाहिए और अपनी ताकत सरकार के सामने दिखाना चाहिए, नहीं आपकी भी उपेक्षा होनी पक्की है। दोस्तों तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया, मैं बात करूंगा। भारत सरकार का लेटर है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। पहली बात मैं बात करना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर को कम से कम 8 से 10 लेटर निकले जिसमें पेंशन संबंधी हो, फैमिली पेंशन संबंधी हो, उसमें डॉटर को किस तरीके से मिलेगी, उसमें आपको कम्यूटेशन संबंधी हो, पेन और ग्रेचुटी संबंधी हो। लगातार इस तरीके के स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं और इस बार मैं पहली बार देख रहा हूं 2025 30 अक्टूबर को फिर एक लेटर निकला है कि पेंशन सर्विस ग्रेचुटी अंडर रूल 44 द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021 इन केस ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट। यदि कोई भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन जो 44 के नियम में क्या है, आपको किस कंडीशन में पेंशन मिलेगी और किस कंडीशन में आपको ग्रेचुटी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन से संबंधित प्रावधान सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 40 के अंतर्गत परिकल्पित है। इस संबंध में सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम में यह प्रावधान दिया गया है कि पहला प्रावधान है, आप हिंदी में है अंग्रेजी में समझ सकते हो, अंडरसाइन डायरेक्ट से दैट अ प्रोविजन रिगार्डिंग कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन इन वाइज अंडर रूल ऑफ सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। उन्होंने कहा है कि जहां कोई सरकारी सेवक 10 वर्ष से की यानी 10 साल की सर्विस कर लेता है और उसके बाद वो सेवानिवृत्ति होता है तो नियम 40 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र हो जाता है। वहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन का जो पैसा है, रकम है, वो उसके नियम के अनुसार उसको दी जाएगी। तो उन्होंने कहा है 10 साल सर्विस कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो जाता है तो उसके लिए सेना में ऐसा है कि 10 साल के बाद कोई जाता नहीं है, अब स्वेच्छा से जाएगा तो लोकल डिस्चार्ज माना जाएगा। यदि मेडिकल ग्राउंड में सरकार भेजेगी तो उसको भी पेंशन का हकदार है, जैसे कि उन्होंने कहा है। कौन सा नियम है ये आप देख सकते हो, आपके सामने रखा है। अब कह रहे हैं कि दूसरा है ये गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ए कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। उन्होंने पहले 10 साल सर्विस का हवाला दिया, अब 10 साल सर्विस से कम होती है तो आप ग्रेचुटी के अधिकार हैं। उस अधिकार को उन्होंने लिखा है कि shall be eligible for grant of compulsory retirement service gratuity under rule of 40 and amount of service gratuity in such cases shall be such portion of percentage of the superannuation service of gratuity calculate under sub rule 2। उन्होंने कहा है वो ग्रेचुटी का
अधिकारी है और ये नियम दिया है। सभी मंत्रालय विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन हेतु सभी संबंधित के ध्यान में लाया जाए, यानी ये डिसेमिनेट किया जाए हर जगह। यदि किसी का केस फंसा हुआ है, लेटर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा संकट है नेता। सबसे बड़ा और सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। बिल्कुल, चाहे कोई यूट्यूबर है, चाहे वो पत्रकार है, जाकर जब नेताओं से सवाल पूछता है या कोई आम आदमी वीडियो बनाता है तो किस तरह इन्हें मिर्ची लगती, जरा देखिए। सबसे पहले डिप्टी सीएम रहे हैं और 10-20 साल से ये हैं तारा किशोर प्रसाद जी हैं, और इनसे सवाल पूछा जाता है कि आज आप इस तरीके की बातें कह रहे हो और आपने अभी तक किया क्या है। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो भड़क जाते हैं और उसको बोलते हैं इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो, और उसका कैमरा छुड़ाते हैं और बाजू उसकी मरोड़ने लगते यही सरकार है और ऐसे मार रहे हैं। इसको पकड़ कर ले जाइए तो यहाँ थाना में दीजिए। बैठिए ना, बैठिए, इसको थाना में दीजिए तो ये केस हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे थे? तमाशा करते हो, तमाशा करते हो तुम यहाँ हैं। तो नेताओं से सवाल मत पूछो, नेताओं को बुलाओ, सिर पे बिठाओ, माला डालो, जयकारे, यहां तक ही है नेता का काम। अब यही रह गया है और ये निकम्मी जनता भी इस तरीके से इनको भगवान मान रही है कि ये तुम्हें खा रहे हैं। इनको सिर पे बैठाए, इनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। सवाल जब तक आप इनसे नहीं पूछोगे आपका शोषण होता रहेगा। एक बच्चे ने एक क्रांतिवीर का जो डायलॉग है अपनी भाषा में किस तरीके से कहा है, आ गए नेता वोट मांगने के लिए, अब थोड़ी देर हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और फिर जीत के घर चले जाएंगे, और फिर यही नेता हम सबकी जुबान को बंद कराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी ये नमरदानगी बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी कि इसी तरीके से ये नेता आपको बांटते रहेंगे, अपना राज्य करते रहेंगे। इनकी औलाद, इनका पूरी की पीढ़ी करती रही जो आपके सामने, लेकिन आप लोग नहीं जग पाओगे। ये आप देख सकते हो। दूसरा आप देख सकते हो, ये पूजा पाल है, यानी आचार संहिता लगी है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और चुपचाप जाके चुनाव प्रचार कर रही, पैसे बांट रही। आम आदमी जब उनसे सवाल पूछता है तो बोलता है हम उन्हें परिवार के साथ मिलकर आता है, वीडियो मत बनाओ। क्यों? चोर हो आप, चोरी कर रहे हो आप, अत्याचार अनाचार कर रहे हो। तो ये है नेता। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम 1 मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम 1 मिनट सर, रुकिए ना मैडम, रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम। अब एक बड़ा नेता जिसको कोई बाहुबली बोलता है या कोई दानवीर बोलता है, पप्पू यादव है, बहुत ज्यादा दान करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी, वो तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, बोला नेता बनना है तो 4 गुण चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है, सबसे पहले चमचागिरी खूब आनी चाहिए। चमचागिरी यानी जूता पोंछने से लगा करके, मतलब जो भी करना हो, मतलब अपने आत्मा को खत्म कर दो, इतनी चमचागिरी करो हर जगह। तो पहला चमचागिरी। दूसरा दलाली आनी चाहिए, यानी बिचौलिया होना चाहिए, दल्ला होना चाहिए। आपको गुण देखिए, दल्ला होना चाहिए। खुद एक नेता कह रहा है दलाली जितनी आती है, इधर का पैसा उधर, झूठ बोलना, वो तो बहुत पीछे रहेगी, दलाली आनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा है जाति का बंटवारा करना आना चाहिए। भड़काने वाली चीजें, लोगों को जोड़ने वाली नहीं, तोड़ने वाली, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जितनी गंदगी, और इस तरीके से उन्होंने नेताओं के गुण बताए। धार्मिक उन्माद बताओ, धर्म के नाम पे बांटो, जितना बांट सकोगे उतने आप अच्छे नेता हो। तो दोस्तों, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश इधर खड़ा हुआ है और इस देश को आजाद करने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस देश को आजाद रखने के लिए कितने सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या बलिदान किया है और इन्होंने क्या त्याग किया, ये आप कमेंट्स में लिखेंगे। धन्यवाद।